4:15 बज चुके थे, लेकिन धूप में वही तमाज़त थी जो दोपहर को 12 बजे के करीब थी। इसने बालकनी में आकर बाहर देखा तो उसे एक लड़की नजर आई जो बज़ाहिर धूप से बचने के लिए एक सायादार दरख्त की छांव में आलती पालती मारे बैठी थी। इसका रंग गहरा सांवला था, इतना सांवला कि वो दरख्त की छांव का एक हिस्सा मालूम होता था। सुरेंद्र ने जब इसको देखा तो इसने महसूस किया कि वो इसकी कुर्बत चाहता है। हालांकि वो इस मौसम में किसी की कुर्बत की भी ख्वाहिश ना कर सकता था। मौसम बहुत वाहियात किस्म का था। 4:15 बज चुके थे, सूरज गुरूब होने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मौसम निहायत जलील था। पसीना था कि छूटा जा रहा था। खुदा मालूम कहां से मसामों के जरिए इतना पानी निकल रहा था। सुरेंद्र ने कई मर्तबा गौर किया था कि पानी इसने ज्यादा से ज्यादा 4 घंटों में सिर्फ 1 गिलास पिया होगा, मगर पसीना बिला मुबालगा 4 गिलास निकला होगा। आखिर ये कहां से आया? जब इसने लड़की को दरख्त की छांव में आलती पालती मारे देखा तो इसने सोचा कि दुनिया में सबसे खुश यही है जिसे धूप की परवाह है ना मौसम की। सुरेंद्र पसीने में लथपथ था। इसकी बुनियान इसके जिस्म के साथ बहुत बुरी तरह चिमटी हुई थी। वो कुछ इस तरह महसूस कर रहा था जैसे इसके बदन पर किसी ने मोबिल ऑयल मल दिया है। लेकिन इसके बावजूद जब इसने दरख्त की छांव में बैठी हुई लड़की को देखा तो इसके जिस्म में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो इसके पसीने के साथ घुल मिल जाए, इसके मसामों के अंदर दाखिल हो जाए। आसमान खाकिस्तरी था। कोई भी वसूख से नहीं कह सकता था कि बादल हैं या महज गर्दो गुबार। बहरहाल इस गर्दो गुबार या बादलों के बावजूद धूप की झलक मौजूद थी और वो लड़की बड़ी इत्मीनान से पीपल की छांव में बैठी सस्ता रही थी। सुरेंद्र ने अब की गौर से इसकी तरफ देखा। इसका रंग गहरा सांवला मगर नक्श बहुत तीखे कि वो सुरेंद्र की आंखों में कई मर्तबा चुभे। मजदूर पेशा लड़की मालूम होती थी। ये भी मुमकिन था कि बेकारन हो, लेकिन सुरेंद्र इसके मुतालिक कोई फैसला नहीं कर सकता था। असल में वो ये फैसला कर रहा था कि आया इस लड़की को इशारा करना चाहिए या नहीं। घर में वो बिल्कुल अकेला था। इसकी बहन मरी में थी, माँ भी इसके साथ थी, बाप मर चुका था। एक भाई इससे छोटा वो बोर्डिंग में रहता था। सुरेंद्र की उम्र 27-28 साल के करीब थी। इससे कबल वो अपनी 2 और 1.5 उम्र की नौकरानियों से 2-3 मर्तबा सिलसिला लड़ा चुका था। मालूम नहीं क्यों, लेकिन मौसम की खराबी के बावजूद सुरेंद्र के दिल में ये ख्वाहिश हो रही थी कि वो पीपल की छांव में बैठी हुई लड़की के पास जाए या उसे ऊपर ही से इशारा करे ताकि वो इसके पास आ जाए और वो दोनों एक दूसरे के पसीने में गोता लगाएं और किसी नामालूम जजीरे में पहुंच जाएं। सुरेंद्र ने बालकनी के कटहरे के पास खड़े होकर जोर से कंकारा, मगर लड़की मुतवज्जा ना हुई। सुरेंद्र ने जब कई मर्तबा ऐसा किया तो कोई नतीजा बरामद ना हुआ तो इसने आवाज दी, अरे भाई जरा इधर देखो। मगर लड़की ने फिर भी इसकी तरफ ना देखा। वो अपनी पंडली कुजलाती रही। सुरेंद्र को बहुत उलझन हुई। अगर लड़की की बजाय कोई कुत्ता होता तो वो यकीनन इसकी आवाज सुनकर इसकी तरफ देखता। अगर उसे इसकी ये आवाज नापसंद होती तो वो भौंकता, मगर इस लड़की ने जैसे इसकी आवाज सुनी ही नहीं थी। अगर सुनी थी तो अनसुनी कर दी थी। सुरेंद्र दिल ही दिल में बहुत हफीफ हो रहा था। इसने एक बार बुलंद आवाज में इस लड़की को पुकारा, ए लड़की। लड़की ने फिर भी इसकी तरफ ना देखा। झंझलाकर इसने अपना मलमल का कुर्ता पहना और नीचे उतरा। जब इस लड़की के पास पहुंचा तो वो इसी तरह अपनी नंगी पंडली कुजा रही थी। सुरेंद्र इसके पास खड़ा हो गया। लड़की ने एक नजर इसकी तरफ देखा और शलवार नीचे करके अपनी पंडली ढांप ली।
सुरेंदर ने इससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने जवाब दिया, बेटी हूं। क्यों बेटी हो? लड़की उठ खड़ी हुई, लो अब कड़ी हो गई हूं। सुरेंदर बुकला गया, इससे क्या होता था? सवाल तो यह है कि तुम इतनी देर यहाँ बेटी क्या कर रही थी? लड़की का चेहरा और ज्यादा सांवला हो गया, तुम चाहते क्या हो? सुरेंदर ने थोड़ी देर अपने दिल को टटोला, मैं क्या चाहता हूँ? मैं कुछ नहीं चाहता। मैं घर में अकेला हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलो तो बड़ी मेहरबानी होगी। लड़की के गहरे सांवले होंठों पर अजीबो गरीब किस्म की मुस्कुराहट नमूदार हुई। मेहरबानी? काहे की मेहरबानी? चलो। और दोनों चल दिए। जब ऊपर पहुंचे तो लड़की सोफे की बजाय फर्श पर बैठ गई और अपनी कुंडली कुजलाने लगी। सुरेंदर इसके पास खड़ा सोचता रहा कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसने उसे गौर से देखा। वो खूबसूरत नहीं थी, लेकिन इसमें वो तमाम कोसें और वो तमाम खतूत मौजूद थे जो एक जवान लड़की में मौजूद होते हैं। इसके कपड़े मिले थे, लेकिन इसके बावजूद इसका मजबूत जिस्म इससे बाहर झांक रहा था। सुरेंदर ने इससे कहा, यहाँ क्यों बैठी हो? इधर सोफे पर बैठ जाओ। लड़की ने जवाब में सिर्फ इस कदर कहा, नहीं। सुरेंदर उसके पास फर्श पर बैठ गया। तुम्हारी मर्जी। लो, अब ये बताओ कि तुम कौन हो और दरख्त के नीचे तुम इतनी देर से क्यों बैठी थी? मैं कौन हूँ और दरख्त के नीचे मैं क्यों बैठी थी, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। लड़की ने ये कहकर अपनी शलवार का पांचा नीचे कर लिया और पंडली कुजलाना बंद कर दी। सुरेंदर इस वक्त इस लड़की की जवानी के मुतल्लिक सोच रहा था। वो इसका और इन दो उदेड़ उम्र की नौकरानियों का मुकाबला कर रहा था, जिससे इसका 2-3 मर्तबा सिलसिला हो चुका था। वो महसूस कर रहा था कि वो इस लड़की के मुकाबले में ढीली ढाली थी, जैसे बरसों की इस्तेमाल की हुई साइकिलें, लेकिन इसका हर पुर्जा अपनी जगह पर कसा हुआ था। सुरेंदर ने इन उदेड़ उम्र की नौकरानियों से अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की थी। वो खुद इसको खींचकर अपनी कोठरियों में ले जाती थी, मगर सुरेंदर अब महसूस करता था कि ये सिलसिला इसको अब खुद करना पड़ेगा। हालांकि इसकी तकनीक से कतई नावाकिफ था। बहरहाल इसने अपने एक बाजू को तैयार किया और उसे लड़की के कमर में हमाइल कर दिया। लड़की ने एक जोर का झटका दिया। ये क्या कर रहे हो तुम? सुरेंदर एक बार फिर बुकला गया। मैं कुछ भी नहीं। लड़की के गहरे सांवले होंठों पर अजीब किस्म की मुस्कुराहट नमूदार हुई। आराम से बैठे रहो। सुरेंदर आराम से बैठ गया, मगर इसकी सीने में हलचल और ज्यादा बढ़ गई। चुनांचे इसने हिम्मत से काम लेकर लड़की को बाजू से पकड़कर अपनी सीने के साथ भींच लिया। लड़की ने बहुत हाथ पांव मारे, मगर सुरेंदर की गिरफ्त मजबूत थी और फर्श पर चित गिर पड़ी। सुरेंदर इसके ऊपर था। इसने धड़ाधड़ इसके गहरे सांवले होंठ चूमने शुरू कर दिए। लड़की बेबस थी। सुरेंदर का बोझ इतना था कि वो उसे उठाकर फेंक नहीं सकती थी। बावजह मजबूरी वो इसके गीले बोसे बर्दाश्त करती रही। सुरेंदर ने समझा कि वो राम हो गई। चुनांचे इसने मजीद दस्तराजी शुरू की। इसकी कमीज के अंदर हाथ डाला। वो खामोश रही। इसने हाथ पांव चलाने बंद कर दिए। ऐसा मालूम होता था कि इसने मुदाफियत को अब फजूल समझा है। सुरेंदर को अब यकीन हो गया कि मैदान इसके हाथ में रहेगा। चुनांचे इसने दराज दस्ती छोड़ दी और इससे कहा, चलो आओ पलंग पर लेटते हैं। लड़की उठी और इसके साथ चल दी। दोनों पलंग पर लेट गए। साथ ही तपाई पर एक तश्तरी में चंद माल्टे और एक तेज छुरी पड़ी थी। लड़की ने एक माल्टा उठाया और सुरेंदर से पूछा, मैं खा लूं? हाँ, एक नहीं सब खा लो। सुरेंदर ने छुरी उठाई और माल्टा छीलने लगा, मगर लड़की ने इससे दोनों चीजें ले लीं। मैं खुद छीलूंगी।
इसने बड़ी नफासत से माल्टा छीला, इसके छिलके उतारे, फांकों पर से सफ़ेद सफ़ेद जली हटाई, फिर फांकें अलहदा की। एक फांक सरिंदर को दी, दूसरी अपनी मुंह में डाली और मज़ा लेते हुए पूछा, तुम्हारे पास पिस्तौल है? सरिंदर ने जवाब दिया, हाँ, तुम्हें क्या करना है? लड़की के गहरे सावले होंठों पर फिर वही अजीबो गरीब मुस्कुराहट नमूदार हुई। मैंने ऐसे ही पूछा था, तुम जानते हो ना आजकल हिंदू मुस्लिम फसाद हो रहे हैं। सरिंदर ने माल्टा तश्तरी में से उठाया। आज से हो रहे हैं, बहुत दिनों से हो रहे हैं। मैं अपने पिस्तौल से 4 मुसलमान मार चुका हूँ, बड़ी खूनी किस्म के। सच? ये कहकर लड़की उठ खड़ी हुई। मुझे जरा वो पिस्तौल तो दिखाना। सरिंदर उठा, दूसरे कमरे में जाकर इसने अपने मेज का दराज खोला और पिस्तौल लेकर बाहर आया। ये लो, लेकिन ठहरो। और इसने पिस्तौल का सेफ्टी केच ठीक कर दिया, क्योंकि इसमें गोलियां भरी थी। लड़की ने पिस्तौल पकड़ा और सरिंदर से कहा, मैं भी आज एक मुसलमान मारूंगी। ये कहकर इसने सेफ्टी किच को एक तरफ किया और सरिंदर पर पिस्तौल दाग दिया। वो फर्श पर गिर पड़ा और जानकनी की हालत में कराहने लगा। ये तुमने क्या किया? लड़की के गहरे सावले होंठों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो 4 मुसलमान जो तुमने मारे थे, इनमें मेरा बाप भी था।